जी ने उस दिन इतना सुंदर भाषण उस दिन किया और तब सबकी आंख में पानी आ गया था। और उन्होंने जो पीड़ा बताई वो इतनी दर्द वाली थी कि अगर कोई नाना नानी और दादा दादी उनके मेहनत के पैसे मेरे विश्वास के नाते से उन्होंने दिए हैं सरकार को और सरकार ने रखे और उनके बेटे पोता या पोती का जन्मदिन होता है उसको एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे पाते। और घर में अगर इज्जत से उस बीवी के लिए बहू के लिए कुछ लाना भी चाहते हैं तो उनके पास ठीक से पैसे भी नहीं है जो उनके हक का पैसा है। तो मेरी 3 मांगे हैं जो राउत साहब ने ही उस दिन कही थी, मैं सिर्फ कह रही हूँ 3 बार जिसको हम पूरा ताकत से समर्थन करते हैं। एक तो ये जो इनका हक का पैसा है वो आपको मिलना ही चाहिए और इमीडिएटली मिलना चाहिए। दूसरा कि जो इंडेक्स होता है महंगाई का वो आप पर भी लागू हो, जैसे सरकार में आज जाम कार्य करें उनको महंगाई का भत्ता मिलता है तो हमारे सीनियर सिटीजन क्यों नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी जो आपकी मांग है वो कि अगर मियाँ या बीवी दोनों में से कोई भी चल बसे तो उसके बाद वो पूरा पैसा उस फैमिली को उस तरह से ही मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में उनको पूरी राहत मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत महंगा हो रहा है मेडिकल आज और सरकार कह रही है कि वो उसकी गारंटी दे रही है तो सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन पहला हक किसी का होगा तो जैसे हमारे बच्चों का है वैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स का भी है उतना ही। और आज हम किसके जिम्मे खड़े हैं? हम खड़े क्यों है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने कुछ त्याग किया इसीलिए तो हम खड़े हैं। हमारी क्या औकात, हमारे माँ बाप नहीं होते तो हमको कौन पूछता। और इसीलिए ये जो हमको भारतीय संस्कार सिखाते हैं, मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि अगर संस्कारी हो तो पहले अपने घर के बुजुर्ग जो है उनका मान कर सम्मान करो। तो अगर ये जो सरकार आज देश में है वो अगर कुछ करना चाहती है तो पहले हक EPS 95 का इनके मेहनत का पैसा उनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। मैंने कल डिमांड्स का ड्रांस जो हुआ तब हेमा जी का ही नहीं रेफरेंस किया क्योंकि हेमा जी इन सबको मोदी जी को मिलने लेके गए। तो हेमा जी अब बहुत अच्छी सांसद है, वो भी हम पार्टी एक तरफ और हमारी संस्कृति और हमारे सारे बुजुर्ग एक तरफ, इसमें कोई राजनीति हम नहीं लाएंगे। ये राजनीतिक विषय नहीं, हमारे लिए इमोशनल विषय है और सबका मान सम्मान करने के लिए जो भी रहेगा। आपकी ये बेटी, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी लड़ेगी आप। और हम हेमा जी भले दूसरे पार्टी में हो लेकिन हमारी बड़ी नेता है, हमारी बड़ी बहन है, तो हेमा जी का भी हम साथ में लेंगे। और EPS 95 के इससे आगे ठंड में आप नई स्वेटर पहन के बढ़ेंगे, फिर हमारे को लेके कैसे बच्चे हम आपके सब सीनियर सिटीजन्स को आप यहाँ ठंड में बैठा रहे हो, तो हम आपके बच्चे हैं और आपको न्याय देके रहेंगे। और एक बात, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें EPS 95 और सारी मांगे हम पूरी ताकत से डालेंगे। ये हमारी महाराष्ट्र की शान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सुबह मैं हेमा मालिनी जी से मिला, उन्होंने मुझे जानबूझकर ये कहा कि सुप्रिया जी सुले ने आपका मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, उनको अपनी तरफ से धन्यवाद कीजिए। तो मैं अपनी सबकी तरफ से, और दूसरी बात आज उनके पिताश्री माननीय शरद पवार जी का जन्मदिन है, उसके भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब, ये आपका बड़प्पन है और आप सबका आशीर्वाद है। थँक यू। चलो ताई साहेब एक मिनिट, उद्यापासून आम्ही आमरण अनशनवर बसणार आहे, याची तुम्ही काळजी घ्या। आम्हाला जिवंत ठेवायचे का मारून टाकायचे तुम्ही ठरवा, इतकंच बोलतो। आम्ही बसणार आहे आम्ही जाणार नाही तो। ठीक आहे, धन्यवाद। उद्यापासून इथे अनेक वृद्ध आमरण उपोषणावर याच स्टेजवर बसणार आहे। आम्ही सरकारला मागचे 5 दिवसापासून आम्ही उपोषण करत आहे, ते क्रमिक उपोषण होतं, 10 हंगर स्ट्राईक होता। आता आम्ही सरकारला काल आणि आजचा संसद चालू असताना जर वेळ दिला, यानंतर आम्ही ठरवलेलं आहे घरात बसून, घर में बैठ के सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम यहाँ बैठ के लड़ते लड़ते मरेंगे। अरे ऐसा मत करो। अशोक सर, क्या आश्वासन दिया गया सुप्रिया जी की तरफ? सुप्रिया जी ने, पहली बात तो हमने उनको धन्यवाद की। आज सुबह जब मैं हेमा मालिनी जी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि सुप्रिया जी ने अच्छा आपका सवाल उठाया है पार्लियामेंट में, उनको धन्यवाद कीजिए। तो आज बहुत अच्छा मौका आया कि सुप्रिया जी खुद ही यहाँ पे आए और हम लोगों को संबोधित भी किया, तो मैंने उनके धन्यवाद किए। उनके पिताजी का आज जन्मदिन था तो उसके लिए भी बधाई दी।
और उन्होंने कहा कि मैं आपका जो प्रश्न है फिर से उठाऊंगी। और अभी उनको ये भी बताया गया कि कल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, तो उनको बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग आमरण अनशन पे ना बैठे, आप बुजुर्ग हैं, इधर स्वेटर पहन के ठंड में बैठे हैं, मैं आपका प्रश्न लगाऊंगी और अभी सरकार से कहूंगी कि ये लोग आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, उसके लिए कुछ कीजिए। तो अब क्या कल से आमरण अनशन पर बैठना छोड़ देंगे या सुप्रिया जी की बातों को मानेंगे? नहीं, हम तो बैठेंगे, हमारा काम हो। आश्वासन बहुत हुए हैं, हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, मतलब बैठेंगे। एकदम कंफर्म मान लिया आपने? सुप्रिया जी जो कह रही है कि हम आवाज उठाएंगे प्रिया जी ने उनकी अपनी हमारे प्रति सहानुभूति दिखाई, चिंता जताई हमारे प्रकृति के प्रति लोगों की, लेकिन उनको ही हमने कहा हम आंदोलन में बैठ रहे हैं। बैठेंगे। जी हाँ, ईपीएस के पेंशन धारकों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से दोस्तों कवायदें तेज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है वो इन दिनों काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कमांडर अशोक गिरावत, वीरेंद्र सिंह राजावत और साथ ही नेशनल एजुटेशन कमेटी के अन्य पदाधिकारी जो हैं वो दोस्तों इस आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रही हैं। और इसी में दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बड़ी मीटिंगें लगातार हो रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम 4 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए नेशनल एजुटेशन कमेटी के द्वारा भारत के अलग अलग कोनों में यहाँ पर सचेत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वीरेंद्र सिंह जी राजावत, कमांडर अशोक गिरावत यहाँ पर जो है सांसदों और विधायकों को पत्र सौंप रहे हैं, साथ ही पीएम मोदी को भी पत्र सौंप रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि तीसरी बार दोस्तों यहाँ पर केंद्र के अंदर मोदी सरकार आ चुकी है और इस बार दोस्तों यहाँ पर जो है पेंशन धारकों ने मांग को तेज कर दिया है, क्योंकि पिछली 2 बार सरकारों के द्वारा जो आश्वासन मिला था लेकिन उनका काम नहीं हो पाया था। तो इसी को लेकर इस बार कमांडर अशोक गिरावत ने कहा है कि हमारा काम अगर करना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर एक होकर सभी प्रयास करने में जुटे हुए हैं, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपये ईपीएस पेंशन के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं को लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में सचिव के साथ और मंत्री के साथ चर्चा भी कर चुकी है। पीएम मोदी के पास जो है पत्राचार के माध्यम से और एक बार फिर से हेमा मालिनी जी के माध्यम से नेशनल एजुटेशन कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर पहुंचा। साथ ही दोस्तों नेशनल एजुटेशन कमेटी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो ईपीएस 95 के मांगों को लेकर दोस्तों एक बार फिर से श्रम मंत्रालय के साथ यहाँ पर जो श्रम मंत्री है उनके साथ बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिनिधिमंडल जो है वो एनएससी के चीफ कमांडर अशोक गिरावत है, उनके नेतृत्व में लगातार ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की जो मांगे हैं उनको लेकर तमाम मांगों को लेकर आगे चल रहा है। और दोस्तों महाराष्ट्रीय यहाँ पर जो है राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा और उत्तर भारत की मुख्य समन्वयक जो है सुरेश डंडवाल वो तमाम जो मीटिंगों के अंदर उपस्थित रह रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर लगातार बात कर रही हैं। इसी बीच दोस्तों यहाँ पर नेशनल एजुटेशन कमेटी का एक जो सदस्य टीम है वो दिल्ली पहुंची, जिसने यहाँ पर जो है श्रम मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जो श्रम मंत्रालय के अंदर श्रम मंत्रालय की मुख्य प्रतिनिधि शोभा करदलाजे के साथ भी मुलाकात कर चुकी है, जिसमें उनकी मांग है कि सरकार जो है वो फैसला दे और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये की बजाय 7,500 रुपये सभी को दी जानी चाहिए। और इसी संदर्भ में दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बैठक जो है वो कानपुर में हुई थी, जिसमें न्यूनतम पेंशन जो है वो 5,000 रुपये करने की मांग को लेकर भी दोस्तों यहाँ पर कानपुर के अंदर सहमति बनी थी। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है बैठक के अंदर आने वाले समय में कौन कौन से आंदोलन करने हैं, कैसे आंदोलन करने हैं, उसकी भी रूपरेखा तैयार की गई। और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बात करें तो 31 जुलाई 2024 से यहाँ पर जो है जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी योजना जो है वो आप सभी के लिए बना दी जा चुकी है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की कानपुर बैठक के अंदर भारी संख्या में यहाँ पर पेंशन धारकों ने भाग लिया था, जिसमें ये योजना बनाई गई थी कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो 31 जुलाई 2024 से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, आमरण अनशन किया जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ईपीएस पेंशनरों की तमाम जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती। तो दोस्तों इस बार आप सभी के लिए यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए हर अथक प्रयास किया जा रहा है।